हेलो गाइस। कल के लेक्चर में हमने आपको सर्कल के बारे में कुछ बताया था। सर्कल के बारे में हमने बताया था आपको वृत्त किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, जीवा व्यास किसे कहते हैं और व्यास का आधा त्रिज्या किसे कहते हैं। और हमने चाप भी बताया था जिसको हम इंग्लिश में आर्क कहते हैं। और वृत्त मतलब जो चाप दीर्घ चाप होता है, लघु चाप क्या होता है, तो हमने आपको कल के लेक्चर में इतना बताया था। आज के लेक्चर हम बताएंगे आपको वृत्तखंड किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो पहले हम वृत्त को खींच लेते हैं। तो ये मेरा सर्कल है, वृत्त है। वृत्तखंड किसे कहते हैं, किसी जीवा मान लीजिए ये मेरा जीवा है, किसी जीवा तथा एक चाप, ये मेरा चाप है, कल मैंने आपको बताया था। एक चाप द्वारा घिरे वृत्त को के वृत्त के भाग को हम सेगमेंट कहते हैं या वृत्तखंड कहते हैं। किसी जीवा तथा एक चाप द्वारा घिरे वृत्त के भाग को, मतलब वृत्त के घिरे मतलब ये भाग, ये वाला भाग को हम वृत्तखंड करें। सीधी सीधी मोटी मोटी बात कि वृत्त को कहीं मतलब वृत्त है मेरा, वृत्त को कहीं से एक भाग में काट दे, चाहे इधर से काट दे चाहे ये काट दे, इसी को तो हम वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड होता है वृत्त में कोई एक पार्ट ले लिया जाए, कोई भी पार्ट हम डिवाइड कर दे, इधर से चाहे कर दे ये कर, इसी को हम वृत्तखंड कहते हैं। मतलब वृत्तों को दो भागों में बांटना को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त का अगर दो भाग में ये मतलब ऐसा, ये मेरा वृत्त है, वृत्त में हम कोई खंड काट लेते हैं, ऐसे ये हो गया, तो ये मेरा वृत्तखंड हो गया। अब वृत्तखंड में ये भी हो सकता है, देखिए दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो पहले हम वृत्तखंड का परिभाषा आपको लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कंफर्टेबल हो। तो हमने आपके सामने ये डेफिनेशन रख दिया है, किसी जीवा तथा एक चाप, ये मेरा जीवा है, ये भी किसी जीवा के एक चाप घिरे वृत्त के भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। ये किसी वृत्त को कहीं से दो भाग में इसको बांट दिया जाए, उसी को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो अब देखिए वृत्तखंड में हम एक लेते हैं, लघु वृत्तखंड होता है मेरा, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है और लघु वृत्तखंड क्या होता है। दीर्घ वृत्त कहेंगे हम ये बड़े वाले को, जो मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, तो मेरा दो पार्ट, एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो बड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा मतलब दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे हम। और ये जो छोटा होता है लघु मतलब छोटा, ये मेरा लघु वृत्तखंड होता है। तो आप समझ गए होंगे वृत्तखंड किसे कहते हैं और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का। वृत्तखंड होता है ये किसी जीवा के एक चाप द्वारा घिरे वृत्त के भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड में मेरा दो प्रकार का होता है, ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, जो मतलब वृत्त जो मतलब हम ये जो मतलब डिवाइड करते हैं वृत्त को, जो ज़्यादा वाला भाग बचता है वो मेरा दीर्घ होता है, जो बड़ा वाला होता है इसको दीर्घ है, और जो छोटा वाला होता है उसे लघु बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये बोर्ड तो है नहीं मेरा, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड किसे हम कहते हैं, तो हम यहाँ सर्कल बना लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने वृत्त बना लिया है। अब इसके त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड मतलब दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरे वृत्त के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये मेरा केंद्रक हो गया ना, केंद्र से ये आर त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्या, तो दो त्रिज्याएं, ये मेरा आर है और ये आर है। मान लीजिए मेरा केंद्रक को हो गया, इसको हम क्या मानते हैं, ए। यहाँ ये मेरा चाप है, इस चाप को भी हम मान लेते हैं बी और ये सी।
तो इसमें हम क्या लिखें, दो त्रिज्याओं तथा एक चाप, दो त्रिज्या है मेरा, ये एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या तथा एक चाप द्वारा घिरे वृत्त के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो डिफिनीशन आपको, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं त्रिज्यखंड को, सेक्टर, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेक्टर। तो आपको त्रिज्यखंड समझ में आया, इसमें भी तो हमने आपके सामने डिफिनीशन लिख दिया है। दो त्रिज्याओं, हमने बताया है आपको, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या है। अब ये नहीं है कि हम जहाँ लिए हैं वो आप भी वही मानो, आप इधर भी मान सकते हैं, कहीं इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। तो दो त्रिज्याओं तथा एक चाप द्वारा घिरे वृत्त के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप इतना समझ गए होंगे। और इसके बाद हम बताएंगे परिधि क्या होती है। परिधि मतलब होता है किसी भी बंद वक्र के किनारे की जो कुल लंबाई होती है उसी को हम परिधि कहते हैं। अब ये मेरा सर्कल हो गया, अब यहाँ लिख देते हैं परिधि। हम परिधि, रुक जाइए, अब हम परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। परिधि, परिधि क्या होती है मेरी, इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में CIR, सरकमफ्रेंस। अब परिधि किसे कहते हैं, परिधि मतलब होता है किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। जैसे कि मेरा गोला हो गया, अब ये बाहरी की लंबाई को हम पूरा वृत्त के मतलब किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। ये बाहरी के माप को हम परिधि कहते हैं। और परिधि के फार्मूला क्या होते हैं, परिधि बराबर होती है, परिधि बराबर होता है मेरा 2πr। तो ये मेरा फार्मूला है। तो हम डिफिनीशन भी आप लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छे से। तो ये लीजिए, हमने आपके सामने ये डिफिनीशन पूरा लिख दी है। किसी भी बंद वक्र के किनारों की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। परिधि की फार्मूला होती है 2πr। अब कुछ आपको और बताते हैं, जैसे कि परिधि हो गया मेरा। परिधि के बाद हम आपको बताते हैं कि जैसे ये मेरा सर्कल है, सर्कल हम अच्छे से बना नहीं पाते हैं, ये मेरा सर्कल है वृत्त। अब जो वृत्त की जीवा होती है, ये मैंने जीवा मान लिया, मेरा जीवा A और B, और ये मेरा केंद्र हो गया। यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं, लंब हमने डाले तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो मतलब केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कि ये हमने यहाँ m मान लेते हैं ना, ये m मान लेते हैं, जो हमने ये यहाँ पे लंब डाले हैं ये m है। तो मतलब केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। सही, जाहिर सी बात है। अगर हम यहाँ से इसको मतलब डालेंगे या कोई मतलब आप राशि पकड़ लीजिए किसी धागे में, मतलब कोई कुछ ऐसे करके और ऐसे मतलब उसको डालिए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो किसी जीवा मतलब चाहे जैसे कहिए जीवा पर डाला गया लंब कोण 90 अंश का बनाता है। और या तो कहिए बिंदु मतलब केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ये देखिए, ये मेरा AM बराबर हमेशा हो जाएगा। अगर ये 2R है ये भी R होगा, ये 2R है तो ये भी 2R होगा। तो AM बराबर मेरा BM हो जाएगा। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए, केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आप याद कर लीजिए, हम लिख देते हैं आपके सामने, पहले आप समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ सबसे पहले आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया बनाइए और नेक्स्ट बार आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये बात है। तो हम आपके सामने, तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। अब बार बार लिखने से ये होता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, तो आप लोग लिख लीजिए। किसी मतलब केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कि हमने आपको ये दर्शा भी दिया है, AM बराबर PM। तो और हाँ, कुछ ये मेरा स्टेप हो गया। अब हम कुछ और आपको बताते हैं। तीसरा, अब देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ये दूसरा स्टेप, ये मेरा सर्कल है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हर एक एग्जाम पूछा, तो हम छोटा छोटा करके सब बिंदु को बता देते हैं। जैसे कि ये मेरा सर्कल हो गया, तो ये यहाँ मेरा केंद्र हो गया। केंद्र से यहाँ हमने डाल दिया, और इसको क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या बोलते हैं आप? अब आप बताइए, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। मतलब वृत्त को कहीं से भी, मतलब ये स्पर्श करे, मिले। ये नहीं कि 20, अगर 20 से चला जाएगा तो ये छेदक रेखा मानते हैं हम हमेशा। स्पर्श मतलब बाहरी से कहीं भी थोड़ा सा स्पर्श करे किसी रेखा, मतलब किसी बिंदु को, मतलब वृत्त को बाहर से स्पर्श करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। तो ये केंद्र से अगर हम इस पे लाएंगे तो हमारा 90 डिग्री, और इसको अगर हम मिला दें, ये चीज़ मिला देते हैं। अगर मेरा पूछ लिया, ये मतलब ये जब हम इसको मिलाते हैं, ये जब इसको यहाँ सीधा मिलाते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। आप लिख लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा आपको, स्पर्श बिंदु। तो आप स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु समझ गए होंगे। देखिए, केंद्र से स्पर्श बिंदु, केंद्र वो है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा टैंजेंट के साथ 90 डिग्री पर मिलती है। सही बात है। ये मेरा स्पर्श रेखा है। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा टैंजेंट के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। ये तो बात सही है। ये देखिए, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये हमने आपको बता दिया, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, टैंजेंट मतलब कैसे ड्रा करते, कितने कोण बनता है। अब आपको हम नेक्स्ट बनाते हैं। तो ये मेरा वृत्त है। वृत्त, ये जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर मतलब ये मेरा जीवा है, ये देखिए, ये जीवा है मेरा, जीवा A और B, और इसको हम एक यहाँ से इसको केंद्र से मिला देते हैं, और इस कोण को इस केंद्र से मिला देते हैं। तो जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर मिलाने वाले जो कोण होती है, उसी जीवा के द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। तो ये देखिए, ये मेरा कितना हो जाए, मान लीजिए हमने मान लिया 60 डिग्री हो गया मेरा। मैंने एक जीवा खींच दिया, जीवा पे जो कोण होता है, यहाँ कोण से केंद्र तक मिला दिया, ये कोण का केंद्र मिला दिया, तब ये हो गया मेरा 60 डिग्री। तो ये देखिए, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा, मतलब इसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। ये देखिए, इसी जीवा, एक ही जीवा, दूसरे जीवा नहीं लेना है आपको, एक ही जीवा। उसे कहा गया ना कि जीवा
द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाली कोण उसी जीवा, मतलब ये जीवा, उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि, तो उसी तरफ, ये आपको इधर नहीं जाना है, उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। जैसे ये मेरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब जाहिर बात, अगर आपका ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अगर आपके यहाँ 80 है तो यहाँ आपका 80 है तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ सी मान लेते हैं, जैसे कि कोण मेरा मान लेते हैं कोण ए ओ, जो केंद्र होता है, जो हम कोण निकालते हैं, उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं। जैसे ओ है ना ये, तो हमें ओ अगर निकालना है तो हम बीच में इसको लिखेंगे, ना कि हम पहले ओ ए बी लिखेंगे ना, बी ओ ए, हमेशा इसको हम बीच में लिखते हैं। ओ हमेशा बीच में लिखेंगे और इसको लिख देंगे हमेशा, इसको आगे पीछे हो सकता है बट ये वाला केंद्र हमेशा हम बीच में लिखते हैं। बराबर मेरा कोण हो जाएगा ए सी बी, लेकिन ये दुगना होगा इसका, ये इस कोण से ये वाला कोण दुगना होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कहा गया है कि आप लिख लीजिए, हम डिफिनेशन बोल रहे हैं आपको। जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर मिलने वाला कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। तो एक हम आपको और बताते हैं, जैसे ये हम एक गोला बना लेते हैं। हाँ, मेरा गोला है, ये मेरा वृत्त है, गोला नहीं वृत्त है ये। तो ये मेरा वृत्त है, तो वृत्त से मान लें हम ये कि यहाँ जीवा खींच लेते हैं। यहाँ एक मेरा ये जीवा हो गया, जीवा ये देखिए, हम यहाँ कोण बनाते हैं। पहले एक कोण यहाँ बना लेते हैं और यहाँ से एक कोण यहाँ बना लेते हैं। ये कोण ये मेरा जीवा ए और बी हो गया। इसमें है जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ के परिधि पर, मतलब जीवा द्वारा एक तरफ मतलब इधर एक तरफ के परिधि पर बनने वाले सारे कोण, मतलब एक कोण, दो कोण, अब इस जीवा में जितने कोण जिस साइड बनेंगे सब इक्वल होंगे, सब समान होंगे। जैसे अगर ये मान लीजिए सी और डी ना, सी और डी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, जाहिर सी बात है। और ये हमने आपको बता दिया, ये बता दिया। अब आपको क्या बताएंगे, हाँ, चक्री चतुर्भुज क्या होती है। तो देखिए, हमने आपको ये नहीं बताया, कोण सी बराबर मेरा कोण डी होगा। मतलब किसी जीवा द्वारा वृत्त के एक तरफ परिधि पर बनने वाले सारे कोणों का आपस में समान होते हैं। चाहे आप इधर कोण बनाइए, इधर कोण, कितना भी आप कोण बना डालिए, हमेशा ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए, ये हम एक वृत्त खींच लेते हैं, यहाँ एक मेरा वृत्त है, ये वृत्त है मेरा। अब वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाने देने से जो आकृति बनती है उसी को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मान लेते ए बी सी डी। देखिए, वृत्त के बाहरी परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिला देने से जो आकृति बनती है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो और कुछ जैसे
चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 होता है, ये भी याद करिए। आमने सामने अगर ये मेरा अगर 100 है, आमने की भुजा 80 होगी। मतलब जाहिर सी बात है, चक्री चतुर्भुज जो होती है आमने सामने की भुजा का योग हमेशा 180 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा 100 है तो ये मेरा 80 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 110 है, ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। तो चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के मेरा कोणों का योग हमेशा 180 होता है। जैसे मान लो कोण ए और कोण सी, आमने सामने के कोण, न कि ये हमने कहा, हमने आमने सामने की बात की थी। आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हो गया। और ये कोण मेरा बी प्लस कोण डी, इसकी बात मैं कर रही हूँ। ये कोण, ये दोनों कोण डी बराबर 180 होनी चाहिए। चक्री चतुर्भुज जो होती है आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, आप याद कर लीजिए। और एक स्टेप, अगर जो है चक्री चतुर्भुज जो अगर हम किसी भुजा को आगे बढ़ा दें, ये देखिए किसी भी भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो जो आगे ये निकलता है और ये कोण, मतलब ये कोण, ये इस कोण को तब क्या कहेंगे हम, बाह्य कोण। बाहरी, बाह्य मतलब बाहर मतलब बाहरी, तो इसको हम कहेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण कहते हैं। और इसके अंदर मतलब ये वाला कोण, देखिए अगर ये बाह्य कोण हो गया तो ये मेरा अंदर का कोण क्या होगा, अंतः कोण इसको कहेंगे, अंतः कोण कहते हैं इसको। अब देखिए इसका सूत्र है, किसी मतलब इसका मतलब डिफिनीशन है, चक्री चतुर्भुज में एक भुजा को मतलब बाहर की ओर बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण अपने अंतः वाले के सामने के वाले कोण के बराबर होता है। जैसे आप डिफिनीशन बताइए, हम आपको समझा रहे थे। बाह्य कोण अगर मेरा बाहरी का कोण मतलब अगर 80 है तो इसके अंतः कोण के सामने वाला कोण ये भी 80 ही होगा। अगर यहाँ मेरा 100 है तो बाह्य कोण के अंदर का कोण अंतः कोण के सामने वाला कोण हमेशा बाह्य कोण के बराबर होता है। ये चीज़ जो मतलब बाह्य कोण रहेगा वही इसके अंतः कोण के सामने वाले बराबर होगा। चाहे हम इस साइड बढ़ा दें, अगर इस साइड बढ़ाएंगे तो ये मेरा बाह्य कोण हो जाएगा, इसके सामने का कोण ये वाला हो जाएगा। तो डिफिनीशन क्या है बाह्य कोण का, चक्री चतुर्भुज में एक भुजा को मतलब चाहे एक भुजा ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, अब चारों में से चाहे कोई भी भुजा ले लीजिए, एक भुजा को अगर हम बाहर की ओर बढ़ाने पर जो मतलब बनने वाला बाह्य कोण होता है, बढ़ाने पर बनने वाला कोण बाह्य कोण आप अपने अंतः कोण के मतलब ये देखिए एक ये भी होता है, अगर एक मतलब रेखा पे एक लंब से डाला है तो ये दोनों कोण कितना कोण बनाता है, ये मेरा 90 और ये 90, जाहिर सी बात है 180 बनाता है हमेशा। तो अगर ये मेरा 80 है तो अंतः कोण भी तो 100 होगा। अब आप ही समझ लीजिए, अगर ये मैंने 80 मान लिया है तो ये मेरा कोण पूरा कितना होता है, 180 होता है। 180 एक जो गोला होता है 360 होता है, इसको आधा तो है ये तो है आधा, ये 90 हो जाएगा, 90 180 हो गया। तो 80 है तो अंतः कोण जो है 100 होगा, तो 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, क्योंकि हमने ये भी बताया आपको जो चक्री चतुर्भुज में होती है जो सामने की कोण मतलब दोनों सामने की कोण हमेशा योग 180 होनी चाहिए। तो 80 है तो यहाँ 100 हो गए। अगर आपको एक कोण पता है, बाह्य कोण पता है, तो आप अंतः कोण भी उसके सामने वाला कोण भी प्राप्त कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो डिफिनीशन हम बोल दे रहे हैं, आपको लिख लीजिएगा। चक्री चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने की पर अपने वाला बाह्य कोण को अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। सही बात है।
अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 100 होगा, अगर यहाँ 110 है तो यहाँ भी 110 होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको कुछ अलग बताते हैं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु। अब देखिए एक हमने नेक्स्ट ये वृत्त लिया है। अब हमने 2 जीवा खींच देते हैं, यहाँ 1 जीवा और ये 2 जीवा। इसको मान लेते हैं ए और बी, इसको मानते हैं सी और डी। तो हमने जीवा खींच दिया। अब केंद्रक से इसको मिलाते हैं, इसको मिला दिए केंद्र से और इसको भी मिला दिए केंद्र से। तो ये देखिए अगर ये 90 अंश बनाता है, ये भी कोण 90 अंश, चार मतलब ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि जीवा पर मतलब हम आपको बताए थे, जीवा पर डाला गया लंब हमेशा 2 पार्टों में इसको भाग बांट देता है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से इसको मिला दिए, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ 4 है, अगर इसके दोनों ये 4 है, ये 4 है, अगर ये दोनों 4 है तो जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा। अगर ये 3 है तो आप समकोण त्रिभुज जो फार्मूला होती है लाल बटे कक्का, इससे आप कर्व निकाल लेंगे। जब आप ये निकाल लेंगे तो जाहिर बात है ये भी निकाल लेंगे आप, ये भी निकाल लेंगे आप, तब ये मेरा निकल जाएगा। अगर एक दिया तो 100% पूरा निकल जाएगा। तो ये भी हमने आपको बता दिया। देखिए ये ए बी बराबर मेरा सी डी होता है हमेशा, ए बी बराबर सी डी। अब हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब ये महत्वपूर्ण मेरा तथ्य कुछ देखिए, कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं। कॉमन टेंजेंट ये देखिए, मान लो ये मेरा एक सर्कल है ना, ये मेरा सर्कल है, इसी पे एक सर्कल और बन गया और इसको जो स्पर्श करती है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट। इसे क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट कहते हैं हमेशा। ये मतलब ये दोनों वृत्त को अगर ये अंदर होता तो अगर तब नहीं होता, स्पर्श तो कर रहे दोनों वृत्त से, इसलिए इसको कॉमन हमेशा कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो एक ये मेरा फर्स्ट हो गया कॉमन टेंजेंट। एक मेरा और होता है, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, ये मेरा वृत्त है एक और ये दूसरा वृत्त है। अगर देखिए यहाँ से हम टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें कॉमन टेंजेंट 2 होगा, ये एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो इसमें कॉमन टेंजेंट जो मेरा बनेगा इसमें 2 बनेगा, इसमें तो एक ही बना। अब एक और है तीसरा देखिए ये होता है, मान लो ये मेरा वृत्त है एक और एक मेरा वृत्त एक और हो गया। देखिए अब हम हमेशा ये देखिए यहाँ से खींचेंगे, इसको एक स्पर्श खींच देंगे, एक टेंजेंट हो गया मेरा। अब एक यहाँ से खींच देंगे, एक मेरा 2 कॉमन टेंजेंट हो गया। अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ से भी हम एक खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ सॉरी ये मेरा मिल नहीं पाया, यहाँ जाइए इसको भी। तो यहाँ कितना मेरा कॉमन टेंजेंट बन रहा है, 4। यहाँ मेरा कॉमन टेंजेंट जो बनेगा 4 बनेगा, कॉमन टेंजेंट 4 बनेगा। तो ये आपको 3 स्टेप था कॉमन टेंजेंट का। तो हमने आपको पूरा जितना बेसिक चीज़ था हमने आपको बता दिया। अब एक आपको हमने नहीं बताया था छेदक रेखा किसे कहते हैं। ये देखिए ये मेरा वृत्त है, अगर कहीं से तिर्यक छेद कर दे, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से बोले, तो अगर 2 वृत्त को 2 परिधि को काटते हुए छेदक, इसे कहते हैं छेदक रेखा। तो हमने आज के लेक्चर मिला के हमने आपको बेसिक चीज़ सारे इंपॉर्टेंट पर जितना फार्मूला था हमने आपको बता दिए हैं। अब हमको क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा। पहले आप बेसिक चीज़ इतना अच्छे से नॉलेज रख लीजिए ताकि आने वाला सवाल आपको बढ़िया से समझ में आए। तो थैंक यू सो मच। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।